ओके। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के जे एडवांस के PYQs निपटाएंगे। ठीक, तो बिना कुछ फालतू का बकवास किए हुए या ज्ञान झाड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबिकल सॉलिड एल्युमिनियम ब्लॉक बल्क मॉडुलस 17 GPa has an edge length of 1 meter on the surface of Earth. It is kept on the floor of a 5 kilometer deep ocean. Taking the average density of water and acceleration due to gravity be this and this respectively, the change in the edge length of the block in mm will be क्या होगा। ठीक ठीक है, तो मतलब ब्लॉक बोल रहा है कि सरफेस पे रखा गया जिसका एज लेंथ जो है ये है, और उसको 5 किलोमीटर डीप ओशन में ले गया गया, तो उसकी वजह से जो एज का लेंथ जो है चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ब्लॉक का बल्क मॉडुलस दे रखा है, V dP बाई dV की वैल्यू कितना दे रखा है 70 गीगा पास्कल। गीगा मतलब क्या, 10⁹ पास्कल। ठीक, अच्छा, अब उसको 5 किलोमीटर डीप ओशियन में ले गया गया, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, डीपी की वैल्यू क्या होगा, रो जी एच के बराबर। रो की वैल्यू दे रखा है 1000, जी की वैल्यू 10 लेना है, और एच कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ दिस पास्कल। चेंज इन प्रेशर। ठीक, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हमें, मतलब बेसिकली एज में लेंथ, मतलब एज का लेंथ कितना चेंज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये जो है बेसिकली वो वॉल्यूम में चेंज वाला रिलेशन है। तो अगर लेट्स हम ये जो वॉल्यूम में चेंज है उसको हम एज में कितना चेंज होगा उसके टर्म्स में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम को एज लेंथ के टर्म में, तो V = L³। तो इसको dV क्या लिख सकते हैं 3L² dl। ठीक, तो मतलब ये जो dV है चेंज इन वॉल्यूम, और ये चेंज इन एज लेंथ, हमें ये dl कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस dV को LdL के टर्म में सब रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूला में अगर हम पुट करें वैल्यू तो क्या हो जाएगा, -V को क्या लिख सकते हैं L³, dP को क्या लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर, वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो कितना है 5 × 10⁻336 और ये 7, तो 5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई dV क्या 3L² dl = 70 × 10⁻9। ठीक, यहाँ पे क्या L² से L² कैंसिल होगा, सिर्फ L बचेगा, L की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं -1 × 5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3 dl। ठीक, = 70 × 10⁻9। तो यहाँ से अपने को dl का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, dl को उधर भेजो और सबको इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा -5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3 × 70 × 10⁻9। ठीक, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 10⁻7 खत्म, 100 बचा नीचे, तो नीचे 100 और ये 1000 हो जाएगा 5/21। तो dl का वैल्यू कितना आया, dl -5/21 × 1000, और ये मीटर में होगा, हमसे mm में पूछा जा रहा है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर को मिलीमीटर में करेंगे, ये क्या 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1000 कैंसिल, ये क्या -5/21 mm। ठीक, जो चेंज इन लेंथ है वो निगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए था, क्योंकि जो dl होगा वो डिक्रीज होगा, मतलब लेंथ में क्या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को मतलब चेंज कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन के साथ आता है, हमें चेंज कैलकुलेट करना है सिर्फ कितना होगा, तो बस 5/21 mm हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल में करें तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 21 करें तो 0.238 समथिंग अराउंड। ठीक, तो 0.238, इसको अप्रॉक्सीमेट 2 डिजिट तक अगर राउंड फिगर करें तो इसको 0.24 लिख सकते हैं। ठीक, mm। तो जो एज लेंथ में चेंज होगा वो 0.24 हो जाएगा। ठीक, तो ये है 0.24, बस ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r = this हैविंग सरफेस टेंशन, ये दे रखा है, डिवाइड इट सेल्फ इंटू k आइडेंटिकल ड्रॉप। इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन द सरफेस एनर्जी इज, ये दे रखा है, वेयर k = 10⁻α, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो सवाल क्या दे रखा है कि एक ड्रॉप है जिसका रेडियस दे रखा है और वो ड्रॉप अपने आप को के आइडेंटिकल ड्रॉप में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब सेपरेट कर ले रहा है। तो अगर ये बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस यहाँ पे दे रखा है, क्या रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर, ठीक। अब ये छोटे छोटे के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक। तो लेट्स से इनका जो इंडिविजुअल रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक। तो रिलेशन क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में वॉल्यूम जो होगा दोनों का सेम होगा। अगर इसका सिंगल वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इजकल टू एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स, सॉरी के आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो के इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो होगा वो 1/k आर और k टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो 1/k टू द पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर। तो ये अपने को जो छोटा वाला ड्रॉप बना हुआ है उसका रेडियस और बड़े वाले ड्रॉप का जो कैपिटल आर दे रखा है उसका रेडियस में रिश्ता हो जाएगा, ठीक। कैपिटल आर की वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। अभी खोपचे में रखते हैं इसको ऐसे ही। अब हमें क्या पूछा रहा है, मतलब बोल रहा है कि इस प्रोसेस में जो चेंज इन सरफेस एनर्जी था वो इतना हुआ। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी क्या होता है, एस इंटू एरिया, मतलब सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो चेंज का मतलब क्या, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो फाइनल सरफेस एनर्जी अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा यू, फाइनल सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, एस इंटू टोटल फाइनल एरिया। तो टोटल फाइनल एरिया क्या, के आइडेंटिकल ड्रॉप है और एक ड्रॉप का एरिया कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो इनिशियल टोटल एरिया कितना था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये था। इसी के वैल्यू दे रखा है कितना 10 टू द पावर -3 यहाँ पे दे रखा है, ठीक। एस की वैल्यू क्या दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। अब इस वाले में से 4 पाई खोपचे में ले सकते हैं बाहर। तो इसको अगर बाहर निकाले तो ये हो गया, तो k इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, ये 1/10 बन जाएगा। 10 को इधर भेजे तो 10 टू द पावर ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू k स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू ये रहा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर होगा। तो ये क्या बनेगा 1/k टू द पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर, ठीक, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो कैपिटल आर स्क्वायर है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा 10 टू द पावर -2, आर स्क्वायर को बाहर निकाले और आर की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -2। तो उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -4 बन जाएगा। और ये क्या बनेगा k टू द पावर 2/3 और इधर 1 है तो 1 - 2/3 1/3 बन जाएगा -1। तो ये क्या बना, इसको इधर भेजे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में जाएगा तो बेसिकली 100 हो जाएगा, इजकल टू k टू द पावर 1/3 + 1। तो k टू द पावर 1/3 क्या बन जाएगा 100 + 1 101। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इजकल टू 101 टू द पावर 3 बन जाएगा, ठीक। 101 को मतलब क्या 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो k इजकल टू क्या 10 टू द पावर अप्रॉक्सीमेटली ये 10 टू द पावर 6। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, k को मतलब k इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फ़ा। तो k इजकल टू 10 टू द पावर अल्फ़ा अगर इक्वेट करें तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा की वैल्यू क्या 6 हम लिख सकते हैं, ठीक। तो जो 6 है ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक। अगला सवाल बोल रहा है अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ST इज मूविंग विथ स्पीड VT इनसाइड अ लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया S0, जहाँ S0 की वैल्यू 40 है, ठीक। मतलब क्या कि एक टनल है और उस टनल का जो टोटल एरिया है वो S0 है, S0 की वैल्यू 4ST दे रखा है, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रहा है और उस ट्रेन की एरिया कितना है, मतलब ये जो ट्रेन का एरिया है वो कितना है ST है, ठीक। ट्रेन किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, VT स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है अज्यूम दैट ऑलमोस्ट ऑल द एयर डेंसिटी रो इन फ्रंट ऑफ ट्रेन फ्लो बैक बिटवीन इट्स साइड एंड द वॉल ऑफ द टनल। मतलब जो भी ट्रेन का ये फ्रंट पार्ट है लेट से,
तो जो भी फ्रंट का ये जितना भी एयर है, सारा का सारा एयर हम अज्यूम करेंगे कि ये ट्रेन इस साइड से मतलब फ्लो हो रहा है, ट्रेन का वाल और टनल का वाल के बीच में, तो ये दो वाल होगा, तो इसी से मतलब जो इतना भी एयर था इधर का, इसी के थ्रू फ्लो कर रहा है। मतलब ट्रेन आगे जाएगा तो जितने भी एयर थे वो इधर से फ्लो कर रहा है। ठीक है। और भी आगे बोल रहा है कि ऑल्सो द एयर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज स्टेडी एंड लेमिनार। ठीक है, मतलब स्टेडी मतलब जानते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है और लेमिनार फ्लो क्या होता है। ठीक, स्टेडी फ्लो मतलब डीवी बाई टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और लेमिनार मतलब लेयर्स में वो फ्लो करता है। मतलब यहाँ पे जो एयर होगा उसका स्पीड 0 होगा, और यहाँ पे जो एयर होगा उसका स्पीड ट्रेन के स्पीड के बराबर होगा, और इन बिटवीन वेरिएशंस होगा। ठीक है। Take the ambient pressure and that inside the train be P naught. If the pressure in the region between the side of the train and the tunnel wall is P, then P naught minus P is this, then the value of N will be क्या होगा। तो मतलब बेसिकली अगर मानते हैं कि ऐसा दे रखा है कि ऐसा क्या दे रखा है, टेक द एम्बियंट प्रेशर डेट इनसाइड द ट्रेन बी P नॉट, मतलब ट्रेन के अंदर हम प्रेशर जो दे रखा है वो लेट्स अगर मान ले कि P नॉट है, P नॉट मतलब स्टैंडर्ड अपना जो प्रेशर है। ठीक, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर P है, मतलब इधर जो हवा फ्लो कर रहा है उसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर उसको P बोल रहा है, यहाँ पे P नॉट बोल रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेन के सामने देखे तो वो वाला भी एयर जो होगा उसका भी प्रेशर क्या होगा, P नॉट ही होगा। ठीक, तो हमें क्या मतलब चेंज इन प्रेशर P नॉट माइनस P का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम दिख रहा है कि वो अप्लाई होगा। ठीक, तो अब होगा क्या इसमें, पहले तो यहाँ पे लेट से ये जो ट्रेन VT से जा रहा है, ठीक, और यहाँ पे जो एयर होगा वो कुछ स्पीड के साथ जा रहा होगा, लेट से हम बोल देते हैं कि V स्पीड के साथ जा रहा है। तो एयर का पहले तो स्पीड कितना होगा इस वाले पार्ट में, अगर वो कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो एयर का स्पीड है इस वाले पार्ट में कितना है, VT है, ट्रेन इस स्पीड से के साथ जा रहा है, और टोटल ये एरिया कितना है 4ST। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, V1A1 इजकल टू V2A2, तो वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू टोटल एरिया 4ST इज इक्वल टू V स्पीड ऑफ एयर, और ये वाला एरिया कितना है, पूरा 4ST है और ये ST है, तो बचा हुआ जो ये वाला एरिया होगा दोनों को मिला के वो कितना होगा, 4ST माइनस ST। ठीक, तो 3ST हो जाएगा, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 VT। तो मतलब यहाँ पे जो एयर होगा वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा होगा, ये स्पीड के साथ फ्लो कर रहा होगा। ठीक, अब लेट से बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। ठीक, लेट से इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर P नॉट है और यहाँ पे प्रेशर P है, वहाँ पे लेट से बर्नौलीज थ्योरम अगर लगाए तो प्रेशर एनर्जी, या फिर अंदर भी ले सकते हैं कोई, मतलब यहाँ भी जो एयर होगा वो VT से ही मूव कर रहा होगा, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो लेट से डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो अच्छा रो दे रखा है, रो कुछ तो है, रो कहीं पे ये जो, अच्छा एयर विथ डेंसिटी रो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो लगाएं तो क्या, P नॉट प्लस हाफ रो VT स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी टर्म, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दोनों पॉइंट पे सेम ही होगा क्योंकि हम सेम ही पॉइंट पे ले रहे हैं, तो पोटेंशियल दोनों जगह सेम ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म, तो वो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल दोनों सेम ही होगा, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर लिखे तो P और डेंसिटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, P और डेंसिटी वाला हाफ रो V स्क्वायर। ठीक, और ये V की वैल्यू कितना है, VT, यहाँ पे हमने VT के टर्म्स में मतलब कैलकुलेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस हाफ रो 4/3 VT का द होल स्क्वायर, यहाँ पे P नॉट प्लस सॉरी हाफ रो। ठीक, बार बार मैं नीचे रो लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म ये हो जाएगा। ठीक, तो हाफ अब करें तो हमें क्या करना है, P नॉट माइनस P करना है। ठीक है, लिख ही देते हैं, हाफ रो VT स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, P नॉट माइनस P करना है, तो इधर ले जाएंगे सबको, तो हाफ रो तो दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, इसको उधर लेंगे तो ये क्या VT स्क्वायर भी दोनों में आएगा, कॉमन ले लेंगे, तो क्या 14/9 हो जाएगा ये, और ये -1 होगा इसकी वजह से। ठीक, तो ये कितना होगा,
7/2 × 9 रो वी टी स्क्वायर। ठीक, तो जो पी नॉट माइनस पी आया वो ये आया। अब पी नॉट माइनस पी का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 रो वी टी स्क्वायर/2n। तो अगर ये लिखे यहाँ पे जो दे रखा है 7/2n रो वी टी स्क्वायर, और इसको जो हमने कैलकुलेट किया और जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको अगर गौर से देखें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब कुछ मैच ही कर रहा है। ठीक, तो n की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी यहाँ से 9। ठीक, तो बस अपने को यही कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक, तो ये जो सवाल था वो कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एन ओपन एंडेड यूट्यूब नहीं यूट्यूब, ठीक, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन वाटर, अब डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट दिस फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। ठीक है, मतलब कोई यूट्यूब था, ठीक, उसमें जो पहले वाटर लेवल था, कुछ दोनों में ही वाटर लेवल की जो हाइट थी 0.29 थी। ठीक, और उसके बाद क्या किया गया, इसमें किरोसिन वायल डाल दिया गया। किरोसिन वायल वाटर इमिसिबल होता है, मतलब दोनों मिक्स नहीं होगा। ठीक है, और किरोसिन वायल का डेंसिटी इतना है, इज एडेड इन द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर लेंथ का किरोसिन वायल, मतलब 0.1 मीटर कॉलम लेंथ का किरोसिन वायल, इतना मतलब किरोसिन वायल तब तक डाला गया जब तक कि उसका कॉलम लेंथ जो है वो 0.1 मीटर नहीं हो गया, एज सोन इन द फोटो। ठीक है, द रेशियो H1/H2 ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्म इज क्या होगा। तो अब जो लिक्विड का हाइट दोनों आर्म में है, इसमें H2 है और अच्छा इसमें H1 जो है वो दोनों हाइट मिला करके है। ठीक, तो हमें H2/H1 का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले जो अगर किरोसिन वायल नहीं डाला गया था तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखा था कि दोनों आर्म में जो वाटर था उसका टोटल लेंथ कितना था 0.29, मतलब इधर भी 0.29 और इधर भी 0.29। अब जो वाटर है कितना में है, सिर्फ इस वाले पार्ट में है, इतना में। तो इन दोनों का जो सम होगा वो अभी भी 0.29 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि वाटर इतना तो था ही। तो ये वाला दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ जो होगा वो 0.29 प्लस 0.29, मतलब 0.29 का डबल होगा। पहले दोनों साइड 0.29 था और ये एग्जैक्टली H2 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा H2 से, और उतना ही पार्ट इधर होगा, दोनों मतलब 0.29 थे। ठीक, तो अभी क्या होगा, H2 प्लस H1 माइनस 0.1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ 0.29 के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि वाटर इतना पहले था। अब क्या हुआ, किरोसिन ऑयल डालने से ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, प्रेशर एट सेम लेवल, मतलब वैल्यू ऑफ द प्रेशर ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल इज सेम, हम जानते हैं। तो अगर हम ये सेम हॉरिजेंटल लेवल है तो यहाँ पे अगर प्रेशर कैलकुलेट करें इस आर्म का यूज करके और यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करें इस आर्म का यूज करके, तो दोनों प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो बस लिखते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर हम कैलकुलेट करें इस आर्म का यूज करके तो क्या होगा, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब यहाँ पे रो जी एच जो होगा वो क्या, डेंसिटी किसका आएगा, रो किरोसिन वायल का। तो डायरेक्ट लिखते हैं रो जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितना 0.1, सब कुछ डायरेक्ट डाल देते हैं, ज़्यादा वेरिएबल नहीं करना है। इसका लिखे तो क्या, रो जी एच अगेन, तो ये वाला जो हाइट है वो कितना है H1 माइनस 0.1, और डेंसिटी कितना, ये वाटर है तो 1000, रो जी कितना 10 और H1 माइनस 0.1। ठीक, दिस शुड बी इक्वल टू, इधर से अगर लिखे तो क्या, रो जी H2। ठीक, तो यहाँ से अगर इक्वेशन एक लिखें H1 H2 में तो क्या बनेगा, और प्लस P0, मतलब इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर भी लग ही रहा होगा। तो ये जो P0 है वो तो ख़त्म, बचा क्या, ये टर्म कितना हुआ, अगर इसको देखें तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा रो जी एच, पहले तो जी 10 सब में है वो भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो कैंसिल ही कर देते हैं, ये 10 और 10। ठीक, ठीक है, और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, जैसे 00 00 00 सब में ही है। ठीक,
अगर 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, वो 0.8। इधर क्या बनेगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 10H1 माइनस 10 को 1 से तो 1 इज इक्वल टू 10H2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10H1 माइनस H2 जो होगा वो 1 माइनस 0.8 यानी 0.8 यानी कि 0.2 के बराबर होगा। तो यहाँ से H1 माइनस H2 कितना आया, 0.02 के बराबर हुआ। ठीक, तो ये अपने को एक रिश्ता मिला। लेट्स से सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से एक रिश्ता मिलेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ से H2 प्लस H1 क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0.58, 0.58 हो जाएगा ये। और 0.1 इधर आएगा तो कितना, 0.68 बन जाएगा, 0.68। तो लेट्स से इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। तो H1 H2 में एक रिश्ता यहाँ से और एक रिश्ता यहाँ से। अब H1 H2 के रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल पहले तो वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, H2 H2 कैंसिल होगा, 2H1 बनेगा। तो 2H1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, अगर इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा, 0.70। तो H1 की वैल्यू कितना है, 0.35। तो H1 की ये H2 कितना हो जाएगा, H2 निकाले अगर तो उसमें से 0.2 घटा देते हैं, ये इक्वेशन अगर यूज करें तो यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, H1 माइनस 0.2, 0.02। तो 0.35 माइनस 0.02 कितना, 0.33 हुआ। ठीक, तो हमें H2 मिल गया, H1 मिल गया, रेशियो कैलकुलेट करना है, सिंपल डाल देते हैं। H1 बाई H2 कितना हो जाएगा, 0.35 डिवाइडेड बाई 0.33। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 35/33। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो ये अपना जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हुआ, ऐसे करना था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। ठीक, JEE में आ रखा है, मतलब एडवांस में। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दे रखा है, ए ब्लॉक वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाई कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक है, उसको स्टील वायर से और कॉपर वायर से ऐसे सस्पेंड किया गया। दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है सेम है, और वो कितना दे रखा है, ये मतलब यहाँ पे। ठीक है, एंड लेंथ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, और लेंथ अलग अलग है, कॉपर का लेंथ ये और स्टील वायर का लेंथ 1 मीटर। ठीक है, देयर अदर एंड्स आर फिक्स्ड टू द सेलिंग एज शोन इन द फिगर। फोटो में जैसा दे रखा है उसका अदर एंड शो किया गया। द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉपर एंड द स्टील वायर विद द सेलिंग आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द इलोंगेशन इन द कॉपर वायर इज दिस एंड इलोंगेशन इन द स्टील वायर इज दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन, ये क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस कॉपर और स्टील का दे रखा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसमें और इसमें इलोंगेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कॉपर में जो इलोंगेशन है वो कितना, डेल्टा LC से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा LC। और स्टील वायर में जो इलोंगेशन है क्या, डेल्टा LS से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका रेशियो। ठीक है, तो इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली मतलब क्या यूज करेंगे, यंग्स मॉडुलस इजकल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स इसमें क्या है, टेंशन के बराबर होगा, तो टेंशन बाई एरिया इनटू स्ट्रेन कितना, डेल L और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली लेंथ पता है, एरिया पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, ये कैलकुलेट करना है। तो टेंशन पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बाकी सब है, तो टेंशन पहले कैलकुलेट करना होगा। तो लेट से टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो लेट से कॉपर वायर में जो टेंशन है उसको क्या बोल दे, TC, और जो स्टील वायर में टेंशन है उसको क्या बोल देते हैं, TS। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये 60 है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये थोड़ा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये 30 है, तो ये अगर मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे अगर इनका देखें अगर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। ठीक,
तो टी एस कॉस टी एस साइन 30, इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे टी एस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टी सी साइन 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से अपने को टी एस और टी सी में एक रिश्ता मिल गया और हमें एट द एंड करना क्या है, रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करना तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना होता तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का लेते, दैट समेशन इज इक्वल टू इस वेट ऑफ द ब्लॉक कर देते हैं, और एक इक्वेशन ये, तो दो इक्वेशन दो अननोन, वहाँ से टी एस और टी सी का वैल्यू मिल जाता। पर यहाँ पे अभी अपने को करना नहीं है। ठीक, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट रेशियो यहाँ से, तो रेशियो टी एस और टी सी का यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से टी एस बाई टी सी कितना हो जाएगा, टी सी इधर कॉस 60 1/2 और साइन 30, अच्छा साइन 60, सॉरी साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, तो ये क्या बन जाएगा √3। तो यहाँ से एक रेशियो इनका तो ऐसे ही यहाँ मिल गया। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल का रेशियो। तो डेल्टा एल पहले होगा क्या, डेल्टा एल का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या, टी एल बाई वाई ए, ये होगा। ठीक, अपने को क्या, किसका किसका, सी बाई एस मतलब कॉपर बाई स्टील करना है। तो करते हैं यहाँ पे डेल्टा एल ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, अगर वो लिखें यहाँ पे, तो ये सब टेंशन ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, तो ये क्या टी एल बाई वाई ए, टी एल बाई वाई ए, ये सब कॉपर का। ठीक, डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा एल ऑफ स्टील, तो स्टील के लिए क्या अगेन टी एस एल एस वाई एस ए एस। ठीक, तो बस अब इसको थोड़ा सा शुद्ध भाषा में मतलब मेकअप कर दें, थोड़ा अच्छा दिखने में लगे, तो इसको मेकअप करके ऐसे लिख सकते हैं, टी सी मतलब थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये टी सी और टी एस को एक साथ, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे दे रखा था सेम ही है, वैल्यू भी दे रखा है, पर उसका कोई ज़रूरत नहीं है, रेशियो कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस का रेशियो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर बाई लेंथ ऑफ स्टील, ये आ रहा है कुछ सजाने पे। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, टी सी बाई टी एस की वैल्यू कितना, उल्टा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब हमें टी सी बाई टी एस चाहिए तो रिवर्स कर देंगे, तो ये 1/√3 बन जाएगा। तो ये 1/√3 इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाई कॉपर, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होगा, स्टील बाद में है तो ये, और कॉपर का ये, तो देखें तो स्टील बाई कॉपर करें तो स्टील कितना है 2 × 10⁻11 और ये 1 × 10⁻11, 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 सिंपल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम 2/1 लिख देते हैं बिना कुछ फालतू का किए हुए। ठीक, एल सी बाई एल एस, एल सी मतलब कॉपर का लेंथ, कॉपर का लेंथ कितना √3 और स्टील का लेंथ 1, तो ये क्या बन जाएगा √3/1, तो बस ये रहा। तो यहाँ से का √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा कितना 2/1, तो जो अपने को कैलकुलेट करना है रेशियो वो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 के बराबर हो जाएगा, जो मतलब कैलकुलेट करना था डेल्टा एल ऑफ सी बाई डेल्टा एल ऑफ एस, इलोंगेशन जो होगा उसका रेशियो, तो 2। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे अपना 2 हो जाएगा। ठीक, तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। हम एकदम बैक टू बैक सॉल्व करते चल रहे हैं, आप बीच में पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। ठीक, अब मैं वीडियो में ही पॉज करूँ तो मैं भी ब्रेक लेता हूँ, ये क्वेश्चन करने का पहले थोड़ा सा 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, पर वीडियो में उस पार्ट को कट कर देते हैं कि लेंदी ना हो, मतलब आप इंतज़ार करें बैठ के कभी ये सॉल्व करेगा। अब अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको लगे तो पॉज लेके ब्रेक ले सकते हो, या फिर 1 शॉट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जेईई एडवांस वाले हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब is of the shape of truncated cone with apex angle alpha so that the two end have cross section of different radii। ठीक है, मतलब एक कोन है, मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है कुछ इस शेप का, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, और उसका एपेक्स एंगल दे रखा है अल्फा, मतलब यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करें बाहर तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा वो अल्फा बनेगा। ठीक, इसको अगर डिवाइड कर दें या फिर यहाँ से अगर डिवाइड करें तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा/2। ठीक,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2। अब हमसे बोला जा रहा है when it is dipped in water vertically the water rise to a height h where the radius of cross section is b। अब इसको जब पानी में ऐसे डिप किया गया तो ये h हाइट ऐसे राइज कर रहा है, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बड़ा बना रखा है जस्ट समझने के लिए, यहाँ तक वाटर लेट से राइज किया, ठीक। अब इसका जो यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस दे रखा है b, ठीक ठीक है। If the surface tension of water is S and density is rho and contact angle is theta, then the value of H will be क्या होगा, ठीक ठीक है। तो कांटेक्ट एंगल थीटा दे रखा है। कांटेक्ट एंगल का क्या, अगर थोड़ा सा यहाँ पे फोटो बनाए तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, मतलब वाटर जो यहाँ पे ऐसे होगा, तो प्लेट से वाटर अगर ऐसे थोड़ा सा सही से बनाए तो वाटर का जो मेनिस्कस होगा यहाँ पे, तो वाटर का जो मेनिस्कस जो इससे सरफेस मतलब एंगल बनाता है, तो ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल। वही वैल्यू दे रखा है कितना, थीटा, ठीक। और जो वाटर का मतलब मेनिस्कस का अगर पूरा हाइपोथेटिकल बनाए तो उसका जो रेडियस लेट से स्मॉल आर जो होगा वो ए आर रहा, ठीक। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है जो स्पेयर बना हुआ है, ठीक। तो ये कितना हाइट वाटर राइज करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सेस प्रेशर इजकल टू रो जी एच। एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2s बाई आर, वो रो जी एच के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हाइट एच राइज करेगा वो क्या होगा 2s बाई क्या स्मॉल आर और रो जी, ठीक। मतलब इसको ऐसे लिखें 2s बाई रो जी स्मॉल आर, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। उसको अगर हम बी के टर्म्स में लिखें, जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन में हम देखेंगे तो 2s बाई रो जी बी के टर्म्स में दे रखा है, तो बेसिकली हमें इसको बी के टर्म्स में लिखना होगा। तो बी के टर्म्स में लिखने के लिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो वो क्या बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल अगर देखा जाए तो ये एंगल थीटा है। अच्छा, यहाँ से मैं लेट से एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और ज्योमेट्री का खेल देखते हैं। ये वाला एंगल कितना था अल्फ़ा बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना होगा अल्फ़ा बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। अब ये पूरा का पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक। और ये वाला एंगल भी कितना है, सॉरी ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखा जाए तो मतलब इसको इतना रोटेट करने पे ये इतना इधर रोटेट हो रहा है, ठीक। मतलब दोनों एंगल जो होगा वो ये बराबर होगा, तो मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा कितना थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होगा, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। तो बस यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल पे ध्यान दे तो ये वाला रेडियस बी दे रखा है, तो जो बी होगा ये किसके बराबर होगा, स्मॉल आर कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। वहाँ पे जब ट्यूब स्ट्रेट होता था तो ये डायरेक्ट जो होता था कॉस थीटा के बराबर हो जाता था, क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 वहाँ पे 0 होता था। पर यहाँ पे नहीं, ट्यूब थोड़ा तिरछा है, इसलिए जो है कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से अपने को स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बी बाई कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो बस यही आर की वैल्यू बी के टर्म्स में इसमें अगर डाल दें तो ये क्या बनेगा, यही इस वैल्यू इसमें डाल दें तो एच क्या हो जाएगा 2s बाई रो जी बी, और कॉस ऊपर चला जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब हाइट का, क्योंकि कितना हाइट ऊपर उठा हुआ है। तो 2s बाई रो जी बी यस 2s बाई रो जी बी कॉस नहीं 2 बाई रो जी बी कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अपना ये जो होगा मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सवाल कंप्लीट हुआ बेसिकली। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए ट्यूब है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक। ए ट्यूब है जो 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज सोन इन द फोटो, मतलब जैसा फोटो में दे रखा है, ठीक है।
ए ट्यूब हैज टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, दूसरा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। द डायमीटर ऑफ द ट्यूब आर 8 mm एंड 2 mm, ठीक है, मतलब इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, लेट्स से उसको D1 बोल देते हैं, वो कितना है 8 mm, और यहाँ पे जो डायमीटर है लेट्स से उसको D2 बोल देते हैं, वो कितना है 2 mm है। ये डायमीटर है, ध्यान देंगे, रेडियस नहीं है। फाइंड द रेंज ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस इफ द पिस्टन इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस एंड h इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर पिस्टन को हम इस वेलोसिटी के साथ मूव करें तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से जो वाटर मिलेगा निकलेगा वो किस स्पीड के साथ निकलेगा। तो उसके लिए क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से वाटर कितना स्पीड से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो कर देते हैं। यहाँ पे V1 हमें पता है कितना 0.25, तो बेसिकली यहाँ पे V2 कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करें तो A1 कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, R मतलब क्या D1/2 का स्क्वायर इज इक्वल एरिया इंटू V1 इज इक्वल टू पाई D2/2 का स्क्वायर एरिया इंटू वेलोसिटी V2, ठीक। तो यहाँ से देखिए अगर तो क्या पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या बनेगा D1/D2 का द होल स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.25 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से V2 हमें अपने को कैलकुलेट करना है, तो D1/D2 D1 की कितना 8/2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेसिकली, तो ठीक। तो 16 इंटू 0.25 इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा ये 16 25 80 0 8 16 28 40 तो 00, तो मतलब ये बेसिकली 4 हो जाएगा, ठीक। तो जो V2 की वैल्यू आई कितना 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो कितना 4 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा। अब रेंज कितना होगा, तो अब वाटर गिरने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे अपना प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा। तो कितना टाइम लगेगा, अगर h हाइट है तो टाइम कितना लगेगा s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है h के बराबर, h की वैल्यू कितना 1.25। इनिशियल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा 0 रहेगा, ठीक। तो ut 0 हो जाएगा प्लस हाफ GT स्क्वायर इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो 5 से कितना ये 25 टाइम्स में 0.25, तो t की वैल्यू कितना 0.5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। मतलब वाटर को गिरने में इतना टाइम लगा, स्पीड ये है, तो रेंज सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम 2 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो वाटर का जो रेंज होगा यहाँ पे कितना 2 मीटर के बराबर, ठीक। तो बस यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा जा रहा है कितना रेंज होगा वो 2 मीटर के बराबर होगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कुछ खतरनाक टाइप का दे रखा है। ये बोल रहा है कि अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज सोन इन द फिगर इज फिल्ड विथ वाटर, इट इज मूविंग डाउन विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a along the fixed inclined plane with एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा की वैल्यू 45, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका बेस जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन से ऐसे मतलब है, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो फिक्स है। इस पर क्या कर रहा है, ये ट्यूब इधर मूव कर रहा है, ठीक। कितना के एक्सेलरेशन से a के एक्सेलरेशन से, ठीक है। P1 एंड P2 आर द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हम लेट से अगर P1 बोल रहे हैं और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अगर हम P2 बोल रहे हैं, तो वो मतलब ऐसे दे रखा है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्यूब, लेट बीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब P1 माइनस P2 बाई दिस, वेयर रो इज द डेंसिटी एंड d इज द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉर बीटा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज दिस व्हेन ए इज दिस, ठीक। तो बेसिकली हमें पहले तो बीटा का एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना होगा कि बीटा जो है वो मतलब P1 माइनस P2 बाई रोजी डी इजकल टू क्या होगा, समथिंग कुछ एक्सप्रेशन आएगा वो बीटा के बराबर होगा। तो लेट से हम P1 माइनस P2 कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले P1 माइनस P2 कैलकुलेट करने के फोकस करते हैं। P1 माइनस P2 क्या है,
P1 यहाँ पे प्रेशर है और P2 यहाँ पे प्रेशर है, इसका हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक टाइप का मतलब है, ये ऐसे लेते हैं, ठीक। तो अगर ये इस P1 यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बिकॉज ऑफ दिस लेंथ के बराबर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ दिस लेंथ के बराबर होगा। तो इन सब में देखा जाए ये वाला लेंथ तो कॉमन ही है। ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ अगर d है, यहाँ पे दे रखा है ये d है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 ही होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये 45 होगा, तो फिर ये d है तो ये भी d होगा, ठीक, क्योंकि 45 45 90 सिंपल। तो ये अगर d है तो यहाँ भी जो लेंथ होगा वो क्या, ये वाला लेंथ तो d होगा, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे पहले तो एंगल कैलकुलेट करना होगा कि ये एंगल कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए देखा जाए ये 45 नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी का मतलब ये जो वाटर है, वाटर का दो एक्सेलरेशन है, एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इधर भी है। तो उसका कंपोनेंट करे तो वो इधर और इधर नीचे आएगा, तो मतलब बेसिकली एक नीचे मतलब वाटर का एक्सेलरेशन है और एक इधर एक्सेलरेशन है, दो साइड एक्सेलरेशन है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब ये जो वाटर का सरफेस होगा वो कुछ टिल्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक। तो वो टिल्ट होकर कितना एंगल बनाएगा पहले वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं तो होगा क्या, ये वाटर अगर इधर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वाटर पे वो किधर लगेगा, सूडो फोर्स इधर लगेगा, ठीक। तो बेसिकली वाटर पे जो फोर्स लग रहा है एक तो नीचे लग रहा है जी, ठीक, ऐसे देखा जाए तो, और एक इधर लगेगा मतलब एम जी लग रहा है, मास एम ले ले तो, और इधर एक एम में लगेगा, ठीक। ये जो होगा मतलब इसके सीधे उल्टा उल्टा डायरेक्शन में होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना 45 डिग्री एंगल ही बनाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना 45 डिग्री ही होगा, ये ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब इन दोनों का जो नेट सम होगा जिधर भी आया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कांटेक्ट होगा वो मतलब जो सरफेस होगा टॉप सरफेस वो किस डायरेक्शन में होगा, जो भी इनका सम आएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी टेंजेंशियल फोर्स जो है सरफेस बर्दाश्त नहीं करता है। तो जो भी नेट फोर्स ये है नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ताकि कोई भी टेंजेंशियल फोर्स ना हो, मतलब अलोंग द सरफेस कोई भी फोर्स ना हो। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो लेट से इसका कंपोनेंट कर लेते हैं, इसका कंपोनेंट करेंगे इधर, तो अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट करें तो इधर क्या होगा a cos 45, तो बेसिकली a/√2 इधर आ जाएगा, और इधर एक आएगा a sin 45, वो भी a/√2 ही होगा, मतलब m में ठीक है। तो इधर का जो नेट होगा वो क्या mg - ma/√2, तो नेट जो नीचे की तरफ होगा वो क्या mg, तो m कॉमन लेते हैं g - a/√2, और इधर आया ma/√2। तो इनका लेट से हम मान लेते हैं कि जो नेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, बोल देते हैं कुछ इधर होगा, और लेट से ये अल्फ़ा एंगल इधर ऐसे बना रहा है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 10 अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करें तो 10 अल्फ़ा क्या होगा p/b, मतलब दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस, तो दिस कितना है ये वाला, तो m तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या g - a/√2 लिख देते हैं पूरा, डिवाइडेड बाई m a/√2 हॉरिजॉन्टल। तो m कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा, अगर देखें तो m कैंसिल, तो g बाई a/√2 ऊपर चला जाएगा, -1 बन जाएगा, तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो ये आ जाएगी, ठीक। ठीक है, इसको ऐसे ही अभी खोपचे में रखते हैं। तो मतलब अगर ये अल्फ़ा है ऐसे, तो ये अगर एंगल देखें मतलब जो वाटर का लिक्विड सरफेस होगा, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो बना रहा हूँ फिर से, ठीक। लेट से ये वाटर का सरफेस ऐसे इंक्लाइन हुआ है, तो ये जो है ये वाला लाइन ये क्या होगा वर्टिकल होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। तो मैं लेट से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जस्ट आपको समझ में आने के लिए, ये वाला, और ये इससे अल्फ़ा एंगल ऐसे हमने ये अल्फ़ा बोल रखा है, ठीक।
और ये एंगल टोटल 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो वाटर का सरफेस होगा वो नेट फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये अल्फ़ा है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जो ये वाटर है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये रहा, ठीक। तो इतना चीज़ हमें पता चला, ये क्या है 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या, तो ठीक हो गया। तो अब ये लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ से ये जो लेंथ है उसको लेट से हम h1 बोल देते हैं, h1 या फिर h2 बोल दें, क्योंकि 2 के ऊपर है, तो लेट से इसको h2 बोल देते हैं। तो ये जो h2 लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, अगर देखा जाए तो इसमें सिंपल ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करें तो क्या h2/d जो होगा वो 10, h2/d इजकल टू 10 90 माइनस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ से h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी d कॉट अल्फ़ा, तो हमें h2 की वैल्यू मिल गया, ठीक। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो P1 पे जो प्रेशर होगा, P1 पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है रो जी एच। अब यहाँ पे एक और कैच है कि जो G होता है वो क्या नेट फोर्स, मतलब mg जो होता है नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था G आता था। यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन G जो होगा वो G इफेक्टिव लगेगा, एक और मतलब G जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर क्या ये वर्टिकल कंपोनेंट वाला जो है वो G लगेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो G होगा वो मतलब G डैश इफेक्टिव G जो होगा वो किसके बराबर G माइनस a/√2 के बराबर होगा। तो जो रो जी एच हम लिखते थे फॉर्मूला, तो वहाँ पे क्या होगा रो जी डैश इंटू एच होगा, जहाँ जी डैश की वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन है इसका, ठीक। सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नहीं है, ये भी वाला है, ठीक। ये हमने पढ़ रखा होगा आपने कभी ना कभी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में भी इफेक्टिव जी कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ भी कभी कभार करते हैं, ठीक। कभी कभार नहीं, इस चैप्टर में भी, फ्लूइड चैप्टर में भी किसी किसी कहीं कहीं जगहों पे फ्लूइड अलग से पढ़ाया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नहीं। तो फ्लूइड में आपने कर रखा होगा, या फिर इसी चैप्टर में भी हम करते हैं, ठीक। वो अगर याद हो आपका क्वेश्चन कि मतलब कोई गाड़ी ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें लटकाया गया होता था पेंडुलम, तो वो पेंडुलम कितना थीटा एंगल बनाएगा उसके लिए जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते थे। नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक, ये ध्यान में रख लेंगे, बहुत सारे लोगों को याद होगा आई होप, ठीक। तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रेशर एट 1 अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा रो जी एच। अब ये वाला जो हाइट है लेट से उसको मैं h0 बोल दे रहा हूँ, तो रो जी h0 प्लस डी, और P1 माइनस P2 करें तो P1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लेट से P1 माइनस P2 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। तो P1 का क्या हो जाएगा रो जी डैश इंटू h0 प्लस डी, रो जी डैश इंटू h0 प्लस डी, ठीक, रो जी एच माइनस P2 लिखें अगर, तो P2 क्या होगा रो जी डैश इंटू h0 प्लस ये h2, ये h2 जो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ठीक, और ये d है। तो P2 क्या हो जाएगा रो जी डैश इंटू h0 प्लस h2, ठीक। ये अपने को P1 माइनस P2 का एक्सप्रेशन बना। सिंपल, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो रो जी डैश कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा h0 प्लस डी माइनस h0 माइनस h2, h0 कैंसिल d माइनस h2, रो जी डैश की वैल्यू डाल देते हैं, जी डैश कितना है g माइनस a/√2 डाल देते हैं, इंटू d माइनस h2, तो d को d रखते हैं, h2 की वैल्यू क्या, h2 की वैल्यू यहाँ पे हमने देखा h2 क्या d कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू 10 अल्फ़ा क्या पता है ये, तो d/10 अल्फ़ा इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे 10 अल्फ़ा ये रहा, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं h2 के बदले d/10 अल्फ़ा, जहाँ पे 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये g√2g, मतलब √2g/a-1। अब कुछ खतरनाक टाइप का बन रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको लिखें अगर तो क्या डी अगेन खोपचे में निकाल सकते हैं, रो डी बाहर ले लेते हैं g माइनस a/√2, और इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं
इसको लिख ही देते हैं जैसे a बाई रूट टू जी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक। और फिर अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये रूट टू जी जी करें नहीं करें, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डी को हमने कॉमन, ये बचा क्या, 1/√2g/a-1 बचा ना, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसमें से भी क्या करते हैं हम, क्या करें, g को निकाल लेते हैं बाहर, तो रो जी डी बन जाएगा। और g को यहाँ से निकालें, मतलब इस वाले टर्म्स में से, इसमें से g अगर बाहर निकालें तो a/√2g हो जाएगा, ठीक। और ये कितना बना, √2g/a-1 कुछ तो खतरनाक टाइप का बन रहा है बहुत। लिखते हैं पूरा, √2g- या तो मैंने कुछ गलती कर दिया, मतलब सिंप्लीफिकेशन में कुछ आसान तरीका से सिंप्लीफाई हो सकता था, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर इधर करें तो √2g-a, अब गधा मजदूरी मतलब कर रहे हैं, ऊपर a जाएगा, इधर क्या बनेगा, √2g-2a, और a नीचे आएगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से अब देखें तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले टर्म को अगर हम इसके नीचे डाल दें तो क्या बनेगा, रो √2g कैंसिल, 1/√2/√2a/g बन जाएगा। तो जो P1 माइनस P2 हुआ वो ये बन जाएगा, ठीक। अगर इसको इसके नीचे डालेंगे तो 1, सॉरी कैमरा ऑफ हुआ, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, यह कैमरा ऑन हुआ। तो जो अपना P1 माइनस P2 का एक्सप्रेशन आया वो ये आया, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि P1 माइनस P2 बाई रो जी डी, तो रो जी डी को अगर इधर ला दें, ठीक, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 बाई रो जी डी इजिकल टू 1 - √2a/g, ठीक। और दिस इज इक्वल टू बीटा यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसको एक अलग पेज लेते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। ये जो भी मसाला हमने कैलकुलेट किया, अब इसी मसाले का काम है यहाँ पे, तो इस मसाले को यहाँ लाते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा दे रखा है, ठीक, मतलब यही। तो बेसिकली जो बीटा है वो इसके, ये मतलब जो है वही है, ठीक। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बीटा 0 होगा कब, जब a की वैल्यू g/√2 हो। तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा अब हर ऑप्शन के लिए। तो ए ऑप्शन के लिए g की वैल्यू क्या दे रखा है, सॉरी a की वैल्यू क्या दे रखा है, g/√2। तो a की वैल्यू अगर g/√2 हो, वो उसको अगर इसमें डालें तो बीटा की वैल्यू क्या आती है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे डालें तो क्या होगा, 1 - √2, a की वैल्यू g/√2, और नीचे g है तो g कैंसिल, √2 खत्म, तो 1, तो 1 - 1 0, तो यस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो दे रखा है, कहाँ गया, सॉरी ये रहा। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि a की वैल्यू अगर g/√2 हो तो बीटा 0 होगा, वो करेक्ट है। a की वैल्यू g/√2 हो तो बीटा 0 होगा, करेक्ट। दूसरा ऑप्शन चेक करें कि a की वैल्यू g/√2 है तो बीटा ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस है गलत होगा, क्योंकि इस वैल्यू पे बीटा 0 है, तो ये गलत है, ठीक। अच्छा, अब a की वैल्यू अगर g/2 हो तो बीटा की 2 वैल्यू दे रखी है, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि a की वैल्यू जब g/2 होगा तब बीटा कितना होगा। तो बीटा का है क्या है, 1 माइनस, बीटा की एक्सप्रेशन क्या है, 1 - √2/g इंटू ए की वैल्यू क्या है, g/2, तो जी कैंसिल, ये 1/√2, तो 1 - 1/√2 बना। तो जो बीटा की वैल्यू बना वो क्या, 1 - 1/√2। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये 1 - 1/√2 ही लिखा हुआ है, ठीक। तो जो सी ऑप्शन फिर इसमें मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें गलत हो जाएगा, ठीक।
तो इसका ए और सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो बस यही था क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, या फिर मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दिया शायद। कुछ आसान तरीका यहाँ पे शायद निकाला जा सकता था, पर कोई ना, मतलब ऐसा आता है चीज़ें, तो कैलकुलेशन करने भी थोड़ा सा, जो कैलकुलेशन में जो थोड़ा इजी मतलब कंफर्ट होंगे उनके लिए थोड़ा ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अपना अपना सवाल, अपना अपना विचार, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सवाल जो है ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा खतरनाक सवाल था। ठीक है, तो अगला सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है, वन end of a horizontal thick copper wire of length 2L and radius 2R is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R। ठीक है, अब दे रहा है when the arrangement is stretched by applying a force at the two ends the ratio of the elongation in the thin to the thick wire will be, क्या होगा। मतलब एक मोटा वायर है, क्वेश्चन क्या दे रखा है ऐसा, और एक पतला वायर है। ठीक, दोनों ही जो क्या है कॉपर वायर ही है, ये बात फिक्स है। तो कॉपर वायर दोनों है, तो दोनों का जो यंग्स मॉडुलस होगा बेसिकली वो फिक्स होगा, सेम ही होगा। ठीक, ठीक है, इसका जो मतलब जो रेडियस है 2R है और लेंथ 2L है, और इसका लेंथ कितना है L। अब फोटो में दोनों बराबर ही लग रहा है पर मान के चलेंगे। ठीक, और ये जो है रेडियस R है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनको कुछ फोर्स लगाया गया, फोर्स लगा के खींचा गया, तो इनमें जो इलोंगेशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट से इसमें जो इलोंगेशन हुआ उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एल। थिक वायर है तो लेट से इसको 2 बोल देते हैं मोटा वाला, और थिन वायर को पतला वाला है तो डेल्टा एल 1 बोल देते हैं। ठीक, रेशियो क्या कैलकुलेट करना है, इलोंगेशन इन थिन वायर टू द थिक वायर, मतलब डेल्टा एल 1/Δ L 2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम स्ट्रेच करें तो अब क्या होगा, फोर्स जो लगेगा, मतलब जो इसमें टेंशन लग रहा होगा, दोनों में टेंशन सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में है, तो इसमें भी टेंशन T लग रहा होगा, इसमें भी टेंशन T लग रहा होगा। ठीक, तो मतलब इस वायर पे, इस वाले वायर पे टेंशन T लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो वायर है इस पे टेंशन T इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर हम इक्वेट करें तो बेसिकली स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेन, या फिर यंग्स मॉडुलस इजकल टू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। तो डायरेक्ट करते हैं, फोर्स कितना टी और एरिया। अब इसके लिए अगर एरिया लिखें तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ठीक, सॉरी, पाई इंटू 2r का द होल स्क्वायर। ठीक, तो मतलब 4πr² हो जाएगा। तो फोर्स बाई एरिया ये हो गया स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई इसका स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा Δ L2 डिवाइडेड बाई 2L, तो 2L ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये यंग्स मॉडुलस हुआ इस वाले वायर का। अच्छा, अब इस वाले वायर का अगर यंग्स मॉडुलस लिखे जो कि दोनों बराबर ही होगा, तो यहाँ पे लिखे तो यंग्स मॉडुलस अगर इक्वेट कर सकते हैं इसका यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इसके लिए लिखे तो क्या, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कितना पाई इंटू r²। ठीक, स्ट्रेन कितना हो जाएगा Δ L1/L जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, स्ट्रेन। अब यहाँ से काट कुट करें तो क्या होगा, T ख़त्म, पाई ख़त्म, r² ख़त्म, L ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अपने को क्या चाहिए Δ L1/L2। तो वो अगर यहाँ से जनरेट करने की कोशिश करें तो Δ L1/Δ L2 क्या हो जाएगा, तो बेसिकली Δ L1 को हम इधर लेके आएंगे, इधर जो भी मसाला है उधर भेजते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर है नीचे, तो मतलब क्या 4, तो 4 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, और ये ऊपर 2 बचा हुआ है तो वो नीचे आएगा। बस यही बचा हुआ है, बाकी सब तो ख़त्म ही हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली 4/2, तो 2 बन जाएगा सिंपल। तो जो अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा 2 के बराबर। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये सवाल कंप्लीट हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि
टू सॉलिड स्पेयर ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटी डी ए एंड डी बी। ठीक है, मतलब दो सॉलिड स्पेयर है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, दे आर फुल्ली इमर्स इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी डी एफ। जो इस फ्लूइड का डेंसिटी है वो दे रखा है डी एफ। ठीक है, दे गेट अरेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट एज सोन इन द फोटो। जैसा फोटो में दे रखा है वैसे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब इस तरह से वो अरेंज हो गए हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ। अब इस तरह का अरेंजमेंट कब पॉसिबल है, तो इसका अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब हो क्या रहा है इसमें कि बी जो है वो सिंक कर गया है मतलब, और ए जो है ऊपर मतलब ऐसे है। तो मतलब अगर यहाँ से रस्सी काट दिया जाए तो ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। यानी कि जो डेंसिटी ऑफ ए जो है वो लिक्विड से कम है। ठीक, और बी नीचे डूबा हुआ है तभी जा कर के मतलब उसकी, यानी कि उसका डेंसिटी जो होगा वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मतलब फ़ोटो देख के ये यहाँ पे भी कुछ बातें बोल रखे। तो पहले हम खुद से अगर लिखे तो क्या, डेंसिटी ऑफ ए जो होगा वो लिक्विड से कम होगा और डेंसिटी ऑफ बी जो होगा वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। ये बात कंफर्म है अगर ये इस तरह का अरेंजमेंट होना है तो। ठीक, ये सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें तो ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन लिक्विड, यस पॉसिबल है। दूसरा क्या बोला, डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन लिक्विड। ठीक, ये भी सही बात है। अगला क्या बोला, डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन लिक्विड। ए का डेंसिटी बी से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ए भी डूब जाता। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होता, ये भी नीचे मतलब इधर ए भी इधर ऐसे, और ये जो रस्सी स्लैक हो जाता है, रस्सी टाइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि इमर्स्ड है इक्विलिब्रियम स्टेट में और रस्सी में टेंशन है कुछ। ठीक, यानी कि रस्सी टाइट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा क्या बोला, अब ये इक्वालिटी पूछ रहा है कि डी ए प्लस डी बी जो होगा, डेंसिटी ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ डी एफ के बराबर होगा। ऐसा होगा क्या, तो लेट से कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो लेट से अब फोर्स मतलब बैलेंस करना पड़ेगा बेसिकली। तो फोटो में यहाँ पे बनाता हूँ, पीछे अनाउंसमेंट चल रहा है ए और बी। ए पे सारे फोर्सेस अगर लिखें तो क्या होगा, ए पे एक लग रहा होगा एम जी नीचे, और एक टेंशन ऊपर लग रहा होगा, और एक बायोंसी जो होगा वो भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सॉरी, बी पे ये था, और ए पे भी लिखें तो सेम ही होगा, मास ऑफ ए इंटू जी जो होगा नीचे लग रहा होगा, और सेम नहीं, और टेंशन भी इसमें नीचे लग रहा होगा, लेकिन बायोंसी जो होगा वो ऊपर लग रहा होगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो फोर्स बैलेंस होगा। तो ए के लिए ये सिचुएशन है, मतलब इसको खोपचे से बाहर अगर निकालें, थोड़ा इसमें गाउंज माउंज टाइप का लग रहा है ऐसे, तो ए के लिए ये वाला सिचुएशन है और बी के लिए ये सिचुएशन है। तो फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो एम जी, लेट से वॉल्यूम दोनों का सेम ये दे रखा है, तो लेट से वॉल्यूम वी नॉट ले लेते हैं दोनों का ही। ठीक, और डेंसिटी दे रखा है रो ए रो बी। ठीक, ठीक है, तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो एम जी इज इक्वल टू टी प्लस एफ बी के बराबर होगा। तो एम जी किसके बराबर होगा, मास क्या होता है, मास क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो एम जी क्या मतलब डेंसिटी ऑफ ए बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी इंटू जी, एम जी इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन ऊपर प्लस बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, डी रो एफ दे रखा है, मतलब फ्लूइड का जो डेंसिटी है रो एफ इंटू वी नॉट इंटू जी, ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो गया। ठीक, तो ये इक्वेशन बी के लिए बना। इसको ऐसे खोपचे में रखते हैं, 1 2 बोल देते हैं, बी के लिए है तो ए को 1 बोल देंगे। इसके लिए अगर इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, एम जी, तो डेंसिटी ऑफ ए इंटू वी नॉट मास इंटू जी प्लस टी इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी नॉट इंटू जी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ से कुछ रिश्ता निकालें तो बेसिकली टेंशन का यहाँ से और टेंशन को यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, सिंपल एक। तो वो करें तो ऑन इक्वेटिंग टेंशन फ्रॉम बोथ, यहाँ से टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो रो एफ वी नॉट जी माइनस रो ए वी नॉट जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर टेंशन को इक्वेट करें तो इसको इधर लेके आए तो रो वी नॉट जी माइनस रो एफ वी नॉट जी। अब वी नॉट जी क्या होगा, कैंसल,
ठीक। तो बचा क्या, बचा रो एफ माइनस रो ए इज इक्वल टू रो बी माइनस रो एफ। तो यहाँ से क्या होगा, 2 रो एफ इज इक्वल टू रो बी प्लस रो ए। तो यस, जो सॉरी मैंने रो ले रखा है, डेंसिटी डी के टर्म्स में दे रखा है, यहाँ पे डी एफ डी बी बोल रखा है। सॉरी, रो लेने की आदत है डेंसिटी को, इसलिए मैंने ले लिया गलती से, ठीक है, सॉरी। यहाँ रो जो डी के टर्म में दे रखा है, तो 2 df इज इक्वल टू, अब पूरा टाइम कन्फ्यूज हो गया शायद, डी बी प्लस डी ए। तो मतलब ये रिलेशन हो जाएगा, तो सही है ये वाला बात भी। तो जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगा, ठीक। तो इसके जो सही होगा ए बी और डी जो है फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी एक तरह का कंप्रीहेंशन है। अब ये बोल रहा है, ए फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर हैज ए रेडियस कैपिटल आर एंड लेंथ एल नॉट, ठीक है। मतलब एक थर्मली कंडक्टिंग मतलब हीट को कंडक्ट करने वाला एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल नॉट है, ठीक है। और ये रेडियस कैपिटल आर है, तो ये टोटल डायमीटर दे रखा है 2r, ठीक है। ए सिलेंडर इज ओपन एट इट्स बॉटम एंड हैज ए होल एट द टॉप, नीचे से खुला है, ऊपर एक छेद, ठीक। ए पिस्टन ऑफ मास एम इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फेस एज शोन इन द फोटो, ठीक है। एक पिस्टन यहाँ पे रखा गया है, ऐसे होल्ड किया गया है। पिस्टन ऑफ मास एम इज हेल्ड मतलब ऐसे पकड़ के रखा गया है पिस्टन को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। अब बोल रहा है कि द पिस्टन इज नाउ पुल्ड आउट स्लोली एंड हेल्ड एट अ डिस्टेंस 2l फ्रॉम द टॉप, द प्रेशर इन द लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड द पिस्टन विल बी, क्या होगा। अब पिस्टन मतलब जैसे कि एल लेंथ पे था पहले टॉप से, अब क्या बोल रहा है कि इसको स्लोली नीचे ले आया गया। कितना लेंथ हो गया, अब टोटल 2l लेंथ हो गया। तो अब जो अंदर प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ट्यूब तो ऊपर से खुला हुआ है, तो अगर हम इसको धीरे धीरे नीचे लाएं तो प्रेशर मतलब एयर इधर से आते जाएगा, तो प्रेशर में कोई चेंज होगा नहीं, और स्लोली लाया जा रहा है तो और भी चेंज नहीं होगा। तो अगर नीचे ला भी दें तब भी अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है और धीरे धीरे ला रहे हैं। तो अभी भी जो अंदर का प्रेशर होगा वो पी नॉट के बराबर ही होगा, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि वाइल द पिस्टन इज एट डिस्टेंस 2l, अब बोल रहा है कि जब पिस्टन मतलब 2l डिस्टेंस पे था, मतलब पिस्टन जब यहाँ पे था इससे, ठीक, ठीक। तो द फ्रॉम द टॉप द होल एट द टॉप इज सील्ड, अब इस टॉप के होल को बंद कर दिया गया, अब इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब कुछ होगा, द पिस्टन इज देन रिलीज्ड from this position where it can stay in equilibrium. This condition, the distance of the piston from the top क्या होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि 12 डिस्टेंस पे लाया गया पिस्टन को, पिछले वाले के कंडीशन में लाया गया था। अब वहाँ पे इस सिचुएशन में हमने इसको बंद कर दिया और पिस्टन को छोड़ दे रहा है। तो छोड़ देंगे तो अब पिस्टन कुछ नीचे जाएगा, अपने वेट की वजह से कुछ नीचे जाएगा और कहीं पे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो जिस भी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो उस पोजीशन का टॉप से कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एक फ़ोटो बनाते हैं इसका थोड़ा साफ सुथरा। तो पहले जो था वो 2l डिस्टेंस था, अब मान लेते हैं कि पिस्टन कुछ नीचे आ गया है, ठीक। मान लेते हैं पिस्टन कुछ यहाँ पे आ गया, तो अब जो लेंथ हुआ लेट से एल नॉट बोल देते हैं, कि नया वाला एल नॉट नहीं, एल नॉट टोटल लेंथ है, क्या बोल दे 2l डैश बोल देते हैं, ठीक। कि जो नया वाला पिस्टन का पोजीशन है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में है वो एल डैश है ऊपर से, ठीक, ठीक है। तो होगा क्या, पिस्टन का अगर देखा जाए तो बेसिकली पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में तो टोटल फोर्स बैलेंस होगा, टोटल फोर्स बैलेंस होगा। तो पिस्टन पे टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहा है, एक तो फोर्स mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक, नीचे से प्रेशर पी नॉट लग रहा होगा, अंदर से प्रेशर पी लगेगा। अब अंदर का प्रेशर चेंज होगा क्योंकि ये सील कर दिया गया है यहाँ से, ठीक। तो अंदर का प्रेशर चेंज होकर पी हो गया। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगा, अब ऑब्वियस mg नीचे लग रहा है तो ये जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स ऊपर आना चाहिए। तो एक नेट फोर्स लगेगा क्या, पी नॉट माइनस पी इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया जो होगा एक तरह का फोर्स होगा ऊपर की तरफ। तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, mg
इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी इंटू एरिया। एरिया क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर है, बोल रखा था पहले ही, ठीक। तो ये एक इक्वेशन बना, ठीक। अच्छा, दूसरा इक्वेशन अब क्या बनेगा, हमें जो P है ये अननोन है, अंदर जो प्रेशर अब नया वाला प्रेशर जो हुआ है, तो उस प्रेशर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये अगर पिस्टन धीरे धीरे स्लोली लाया गया था तो, नहीं स्लोली नहीं लाया गया था, मतलब यहाँ से 12 पे था और उसके बाद नीचे गिरा था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, P1 इजिकल टू P2 बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। और ये थर्मली कंडक्टिंग भी है, इसलिए भी टेम्परेचर जो होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक। तो P1 P2 करे तो इनिशियली प्रेशर कितना था P0, और इनिशियली वॉल्यूम कितना था एरिया इंटू 2L, ठीक। एरिया कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2L। तो ये P1 फाइनल प्रेशर P हो गया, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश। एल डैश जो है वो नया वाला लेंथ है, तो यहाँ से P का एक्सप्रेशन क्या आया, P0 L बाई एल डैश। एरिया जो है कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक। तो P का एक्सप्रेशन ये आया, इसको इसमें डाल देते हैं, तो अपने को जो एल डैश का बेसिकली अपने को एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो वो मिल जाएगा, कुछ मिलना चाहिए तो डालते हैं इसमें। तो mg इजिकल टू P0 माइनस P को क्या लिख सकते हैं, P0 L बाई एल डैश इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या बना, mg इजिकल टू P0 बाहर ले सकते हैं और पाई आर स्क्वायर भी, तो ये क्या बनेगा, हमें एल डैश चाहिए ना, तो इसको क्या करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस एल बाई एल डैश ही रहने देते हैं, ठीक। और इसको सबको इधर लेके जाएं, तो mg डिवाइडेड बाई P0 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या बना, 1 माइनस एल बाई एल डैश। अब इसको अगर 1 को इधर लेके आए या फिर दोनों को पलट दें, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बाई एल डैश इजकल टू 1 माइनस mg बाई P0 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा, P0 पाई आर स्क्वायर माइनस mg बाई P0 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये बना L बाई एल डैश का रेशियो। अब हमें क्या चाहिए, L चाहिए। अच्छा, L क्या था, नहीं सॉरी, P1 इजकल टू 2L, सॉरी वही मैं बोल रहा हूँ, L, ये 2L लेंथ है, सॉरी, तो यहाँ पे L नहीं 2L होगा, ठीक। तो ये सब 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि L वही मैं देख रहा क्या है, ये सब 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने को एल डैश क्या हो जाएगा, पलट देंगे दोनों को, तो पलट देंगे तो 2L जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये पलटेंगे तो P0 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई P0 पाई आर स्क्वायर माइनस mg। तो ये नया वाला लेंथ का एक्सप्रेशन आएगा। अब ये लेंथ यहाँ से मैच करे तो कुछ मैच हो रहा है, P0 पाई आर स्क्वायर ऊपर, नीचे माइनस mg है, P0 पाई आर स्क्वायर और P0 पाई आर स्क्वायर माइनस mg, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। तो जो नया वाला लेंथ होगा टॉप से वो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड फोर्थ कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4, ये सॉरी यहाँ 3 होगा और ये 4, ठीक है। इस कंप्रेशन में 4 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन या 1 2, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, वही मैं बोलूँ, ये गलती से यहाँ पे दिया गया है 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यूजुअली होते हैं कंप्रेशन, ये ऑप्शन है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पिस्टन इज टेकन कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब जो वहाँ से पिस्टन था उसको बाहर निकाल दिया गया, सिचुएशन बनाते हैं। तो ये रहा सिलेंडर जिसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ L0 दे रखा है, ठीक है। द होल एट द टॉप इज सील, ठीक है, हमने कर ही दिया, जो ऊपर जो होल था उसको भी बंद कर दिया गया। अब बोल रहा है कि ए वाटर टैंक इज बॉट नियर द सिलेंडर एंड पुट इन द पोजिशन सो दैट द वाटर surface in the tank is at same level on the top of the cylinder as shown in the photo। अब मतलब नीचे वाटर
लाया गया इस तरीक़े से, जैसा कि फ़ोटो में दे रखा है वैसा मतलब फाइनली बना दिया गया, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, मतलब उस सिलेंडर को नीचे डाला गया तो उसमें जो एयर ट्रैप होगा, पहले तो वो एयर कंप्रेस होगा, मतलब यहाँ से वाटर ऊपर जाएगा अगर, तो जो भी अंदर एयर ट्रैप था वो एयर कंप्रेस होकर अब इतना में आ गया है। ठीक, मतलब ये एयर जो अंदर पहले पूरा इतना में फैला हुआ था, अब वो एयर ट्रैप होकर यहाँ पे आ गया, और जो वाटर लेवल है वो h हाइट तक इसमें ऐसे भर गया है। ठीक, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो इन द इक्विलिब्रियम हाइट h ऑफ द वाटर इन द कॉलम सेटिस्फाई रिलेशन क्या होगा। ठीक, मतलब वाटर का डेंसिटी दे रखा है रो, और ये जो h वाटर इसमें अंदर ऊपर गया हुआ है वो कौन सा रिलेशन ये सेटिस्फाई करेगा वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक, ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आया क्या हुआ, खाली करके मतलब पानी पे रख के और मतलब उसको नीचे दबाया गया ऐसे। आप बचपन में किए होगे, मग को अगर पलट के मतलब वाटर पे और उसको दबाएं नीचे तो मतलब वो नीचे जाता है कुछ, और उसको दबा के ऐसे कर दें अगर, तो एक्चुअल में पानी उसमें ऐसा नहीं हो कि पूरा भर जाता है, पानी उसमें पूरा भरता नहीं है। ठीक, क्योंकि जो एयर ट्रैप होता है वो कंप्रेस होकर कुछ मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज करके कुछ प्रेशर बना लेता है। ठीक, और वो मतलब फाइनल कम जितना प्रेशर होगा डिपेंड करेगा कितना कंप्रेशन होगा, मतलब कितना कंप्रेस कर पाएगा। ठीक? तो अब इसमें क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं, हमें ये एच कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक, तो इस लेवल पे अगर यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करें तो वो किसके किसके बराबर होगा, यहाँ पे अंदर जो प्रेशर नया वाला प्रेशर है मान लेते हैं उसको पी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब अगर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो P प्लस रो जी एच के बराबर होगा, ये जो प्रेशर होगा P प्लस रो जी एच के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू प्रेशर हियर, नहीं यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या, P नॉट प्लस रो जी एल नॉट के बराबर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि ये सील किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल नहीं आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट के बराबर होगा। ठीक, ये एक इक्वेशन ये हुआ। अच्छा, जो अंदर वाला ये प्रेशर पी है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदर पहले क्या था, प्रेशर पी नॉट था जब वो हवा इतना दूर में फैला हुआ था, अब जो एयर है वो इतना दूर में चला गया तो प्रेशर पी हो गया, तो पी वन बी वन इजकल टू पी टू बी टू कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं इसके। ठीक, पी वन बी टू इनिशियली प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम कितना था, एरिया इंटू एल नॉट, जो भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर, लेट्स हम ए बोल देते हैं उसको क्योंकि उसकी खात्मा होने वाला है मतलब कटने वाला है। तो P1 इजकल टू P2 फाइनल प्रेशर क्या हो गया P, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना होगा एल नॉट माइनस एच के बराबर, तो ये बन जाएगा एल नॉट माइनस एच। तो यहाँ से क्या आया अपने को, और इंटू एरिया होगा तो एरिया एरिया कैंसिल, तो पी नॉट एल नॉट की वैल्यू क्या आई पी इंटू एल नॉट माइनस एच। ठीक है, ये इक्वेशन बोल देते हैं दूसरा। ठीक है, तो ये अपने को दो इक्वेशन है, और ज़रा जो यहाँ पे दे रखा है मतलब ये भी एक रिलेशन ही दे रखा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है उसको अगर हम गौर से देखें तो ये क्या दे रखा है, रोजी एल माइनस एच का द होल स्क्वायर, एल नॉट माइनस एच का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको अगर एक साइड में अगर खोपचे में लेके पहले तो लिखें तो क्या होगा, एल नॉट माइनस लेट से इस सबको उधर लेके जाते हैं। ठीक, तो रोजी एल नॉट है और ये रोजी एच जाएगा तो वो क्या बन जाएगा रोजी, ये शायद मेरे मुंडी से आपको ना दिखाई दे रहा हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, दूसरे पेज पे लेते हैं इसको, और इक्वेशन यही रहा मतलब बेसिकली। ठीक, तो इसको अगर थोड़ा लिखें अब जैसे बेसिकली हमें लिखना ही है। ठीक, तो अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो यहाँ पे ये टर्म जो है क्या बन जाएगा रोजी एल नॉट माइनस एच। ठीक, पी को भी उधर लेके आए तो प्लस पी नॉट इधर का और ये माइनस पी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दे रहा है, रोजी एल नॉट माइनस एच का द होल स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे एल नॉट माइनस एच आ रहा है, तो एल नॉट माइनस एच से पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक टर्म बनाते हैं बाकी का टर्म खुद ब खुद बन जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो रोजी एल नॉट माइनस एच से लेट से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी नॉट इंटू एल नॉट माइनस एच हो जाएगा, और ये एच जो है वो कैपिटल एच है, मैं कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल लिख रहा हूँ, ये सब कैपिटल एच है। ठीक, यहाँ भी रोजी कैपिटल एच आएगा। ठीक,
माइनस पी इंटू एल नॉट माइनस एच इजिकल टू जीरो। अब जीरो में एल नॉट माइनस एच करेंगे तो वो तो जीरो ही रहेगा, ठीक। तो ये इक्वेशन बना। अच्छा, अब पी एल नॉट एच को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एल नॉट, ये रहा, ठीक। तो ऊपर वाला इक्वेशन का यूज करके इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हुआ रो जी एल नॉट माइनस एच का द होल स्क्वायर प्लस पी नॉट एल नॉट माइनस एच माइनस पी एल नॉट, तो एल पी नॉट एल नॉट हो जाएगा, वो पी नॉट एल नॉट इजिकल टू जीरो। ये इक्वेशन बना, ठीक। तो अगर कंपेयर करें इसको तो क्या, रो जी एल नॉट माइनस एच प्लस पी नॉट एल नॉट माइनस पी नॉट एल नॉट, अच्छा, प्लस पी नॉट एल नॉट माइनस दिस। तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। अगर ध्यान से देखें तो रोजी के साथ एल नॉट माइनस एच का द होल स्क्वायर है, फिर एल नॉट माइनस एच और यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो रोजी प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। तो बस ये मतलब इसके तीनों ऑप्शन जो थे वो पूरे हो गए। इसका ए, डी और इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले चैप्टर में।